ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास तक अपन को सारा खत्म करना पड़ेगा। तो अभी अपन खत्म कर सकते हैं चैप्टर, और फिर उसके बाद अपन ठीक है कोई बात नहीं, अपन ऐसे कुछ करते हैं कि पढ़ लेते हैं पहले, और फिर अपन आज कोशिश करेंगे चैप्टर अपना खत्म कर लेगा, और फिर एक्सरसाइज 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन एक्सरसाइज 1 पूरा कर लेंगे और उसको डिस्कस भी कर लेंगे सैटरडे को क्लास में। तो चलो पढ़ते हैं फिर अपन। लास्ट टाइम अपन ने एडिशन ऑफ रेड गैस पढ़ा था, उसके बाद अपन को लिखना था कि भाई कैटलिस्ट का रोल अपन को पता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में दैट इज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। सो अ कैटलिस्ट will increase the rate of forward as well as the backward reaction. The rate of forward as well as the backward reaction, as well as the rate of backward reaction. Rate of backward reaction. So that equilibrium will attain faster. So that की equilibrium जल्दी आ जाएगा. So that equilibrium is attained faster. Equilibrium attain faster. ठीक है, ये इसलिए क्योंकि फिर equilibrium फास्ट आ जाए, जल्दी आ जाएगा, उसके लिए अपन कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, और वो भी अगर कैटलिस्ट लिखा हुआ है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं। लेकिन अभी अपन को अगर कैटलिस्ट लिखा हुआ है तो अपन हमेशा अज्यूम करेंगे कि दे आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई भी कैटलिस्ट अपन यूज नहीं कर सकते वो कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेट इंक्रीज कर रहा है, फिर तो उसको यूज नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। जो भी कैटलिस्ट आप यूज करेंगे उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीज करना चाहिए। That is the rate of reaction. That is the use of catalyst. ठीक है। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट इज थोड़ा सा अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है, ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम विच इज शिफ्टेड ड्यू टू इक्विलिब्रियम रिएक्शंस or reaction which depend on temperature, pressure and volume only. जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा only, but there is no chemical change, केमिकल चेंज नहीं होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ऐसा एक एग्जांपल दे दो जिसमें अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। फिजिकल दैट इज नो केमिकल चेंज, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे सपोज हमारे पास गिवन है ऐसे, दैट इज एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास गिवन है वाटर, गिवन है H2O दैट इज इन फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम में है लिक्विड वाटर के साथ, H2O विच इज अ लिक्विड वाटर। तो अपन कहेंगे अगर इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल हैपन। तो अपन क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ केमिकल चेंज नहीं आया, इधर भी H2O है इधर भी H2O है, बट अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो वाटर का वॉल्यूम कम होता है आइस से, आइस इज मोर एक्सपेंडेड फॉर्म ना, तो अपन को वॉल्यूम के टर्म में लेना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीज इन P शिफ्ट रिएक्शन फॉरवर्ड, ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन दो तरीके, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस, बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है आइस से, आइस जब मेल्ट होता है तो वो लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। तो व्हाट विल डू कि भाई प्रेशर इफेक्ट जो है ना, प्रेशर इफेक्ट को अपन ऐसे देख सकते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब आप अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ा देना,
तो आइस और लिक्विड वाटर में डेंसिटी ज्यादा होता है लिक्विड वाटर का, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो रिएक्शन वहां शिफ्ट करेगा जहां डेंसिटी बढ़ेगी। या फिर अपन वॉल्यूम से भी कोरिलेट कर सकते हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहां शिफ्ट करेगा जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा। तो उस टाइप का एग्जांपल अपन बता सकते हैं ऐसे। तो अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो क्या करें, तो अपन कहेंगे प्रेशर बढ़ा दो या टेम्परेचर बढ़ा दो तो आइस मेल्ट हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ा दो तो आइस मेल्ट हो जाएगा। दूसरा कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम लेते हैं। सपोज मेरे पास गिवन है कार्बन, दैट इज एन ग्रेफाइट फॉर्म। कार्बन को अगर ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना, कार्बन को अगर डायमंड में कन्वर्ट करना है, दैट इज इन अ डायमंड फॉर्म। ठीक है ना, इधर कार्बन है इधर भी कार्बन है, देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द, विल से दैट केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन है नहीं, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। अगर ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, thermodynamically more stable, डायनेमिकली मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होता है, इट इज मोर स्टेबल। तो अगर ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो इसका मतलब है मुझे डेल्टा एच इसके लिए गिवन होगा ऐसे, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। तो ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ऑब्वियसली बात है कुछ क्वेश्चंस में गिवन होगा, थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल होता है, पहले भी मैंने आपको बताया होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बिकॉज डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, और अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है ग्रेफाइट से। तो अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है, टू शिफ्ट रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन फॉरवर्ड, द फेवरेबल कंडीशन इज क्या होगा, आप टेम्परेचर भी बढ़ाओ और प्रेशर भी बढ़ाओ, दोनों बढ़ाओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेल्ट होगा, ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर ये इसकी डेंसिटी ज्यादा है इससे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट। तो प्रेशर को अपन डेंसिटी से कोरिलेट कर लेंगे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है अपन वहां शिफ्ट कर सकते हैं, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। जैसे सल्फर है, सल्फर को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे सल्फर एसिड में, बट अपन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सल्फर ज्यादा स्टेबल है। सल्फर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फिर वो अपन को पता होना चाहिए पहले से, कुछ मैंने बताए हुए हैं आपको, कुछ अपन को पता होना चाहिए। तो यहां पर सपोज करते हैं अपने पास मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये सब स्ट्रक्चर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, राइट, लाइक दैट। ये रोम्बिक सल्फर है, इसका रोम्बस शेप होता है। तो इन दोनों में अगर मुझे ये पता है कि ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है इससे, तो ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव गिवन है मुझे। तो ये तो पक्का हो गया कि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि पहले से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है इससे, अगर रोम्बिक सल्फर का डेंसिटी ज्यादा है मोनोक्लिनिक से, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है इससे, ये ज्यादा स्टेबल होता है इससे। तो अपन कहेंगे, और इसमें प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा क्लोज पैकिंग होता है तो ज्यादा डेंसिटी होगी उसकी। तो ये पार्ट ना अपन को क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि डेल्टा एच क्या है, तो अपन टेम्परेचर तो बता ही देंगे कि कौन सा कंडीशन फेवरेबल होगा। अगर एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर इज मोर फेवरेबल, और प्रेशर के लिए अपन डेंसिटी से बता देंगे, इट विल बी बेटर, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो होना नहीं है। तो जिस फॉर्म की डेंसिटी ज्यादा होगी वो हमें पता होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे अपन को पता चल जाएगा केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट कि हाउ वी कैन शिफ्ट द केमिकल
वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं। तो अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम को ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट एक और पार्ट इसमें अपन को पढ़ना होता है, दैट इज, है ना, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में यही क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं इसी टाइप से। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, तो अपन वो क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम था। तो आपको ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन अपन से ज्यादा इसी में पूछेंगे, वाटर, आइस और वेपर, इस टाइप से पूछेंगे अपन से, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रेशर और टेम्परेचर का फेवरेबल कंडीशन लिखना है अपन को, ऐसे गिवन है, मुझे वाटर गिवन है दैट इज इन अ लिक्विड फॉर्म, और मुझे वेपर्स गिवन है, H2O वेपर गिवन है और H2O लिक्विड गिवन है, ऐसे गिवन है अपन को, और वेपर फॉर्म गिवन है मुझे। तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हाई टेम्परेचर। डेल्टा एच नहीं भी दोगे ग्रेटर देन 0 तब भी कहूंगा इसके लिए फेवरेबल कंडीशन इज टेम्परेचर मस्ट बी हाई एंड द प्रेशर। तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है तो यहां पर डेंसिटी कम होगी, अगर डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर कम होना चाहिए, लो प्रेशर। प्रेशर कम रखो और टेम्परेचर ज्यादा रखो, इट विल गेट वेपराइज। क्यों? इसकी डेंसिटी कम होती है ना इससे, तो फिर प्रेशर कम होना चाहिए। अगर डेंसिटी कम की तरफ शिफ्ट करना है, फेवरेबल कंडीशन टू शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर, और ये इसमें एक्सपेंशन हो रहा है ना एक तरीके से, लिक्विड का एक्सपेंशन, तो लो प्रेशर होना चाहिए। लाइक दैट वी कैन राइट, उस तरीके से अपन बता सकते हैं व्हाट विल बी द कंडीशंस, ठीक है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो इस टाइप से अपन को फिजिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहां पर एक डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल। So according to this principle, what we say that if a reaction is an equilibrium state, अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम हो या फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, इफ यू चेंज एनी फैक्टर्स, अगर आप किसी भी फैक्टर को डिस्टर्ब करेंगे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो रिएक्शन इटसेल्फ विल मूव इन अ डायरेक्शन सो दैट that change will be compensated and the reaction will again come into the equilibrium state. So when आप, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लो, when the equilibrium of a reaction, when the equilibrium of a reaction is, when the equilibrium of a reaction is disturbed, due to any factor such as, is disturbed due to any factor, disturbed due to any factor such as, due to any factor such as pressure, concentration, density, such as pressure, temperature, pressure, volume, concentration, density, कोई भी फैक्टर हो, एक्सेट्रा लिख दो, एक्सेट्रा, then the reaction itself, then the reaction itself will shift in the direction so that, will shift in the direction so that, will shift in the direction so that, so that
the change will be nullified. The change will be nullified and the change will be nullified and the reaction will again comes to equilibrium state. And the reaction will again come to comes to equilibrium state. Reaction will again come to equilibrium state. Come to equilibrium state. Next part. Chemical equilibrium and free energy. Chemical equilibrium and free energy. Chemical equilibrium and free energy. नहीं, ये तो खत्म हो गया, वो प्रिंसिपल एक हो गया ना. अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग द ली-चटर्स प्रिंसिपल है ना. अब उसमें पढ़ना था अपन को फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम ली-चटर्स प्रिंसिपल में. सो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम अपन ने बताया ना उसमें कि भाई अगर कुछ इफेक्ट होगा तो क्या होगा. तो अपन को पता तो है, कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो क्या होगा, प्रेशर चेंज करोगे तो क्या होगा, है ना, टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा, राइट, कैटलिस्ट से क्या होगा, इनर्ट गैस ऐड करोगे तो क्या होगा. ये सारे फैक्टर अपन पढ़ तो चुके हैं. दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम. मतलब इनमें से किसी को भी चेंज करोगे तो रिएक्शन डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन वापस फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा. तो आफ्टर नलिफाइंग दोस इफेक्ट, वो तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब, तो वो खत्म हो गया. ली-चटर्स प्रिंसिपल अपन को एक डेफिनेशन देना था बस, और उसमें ही अपन ये सब पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं ना कि देखो कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या होता है. वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत सारा पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन में. 2 क्लास तो कंसंट्रेशन ही पढ़ा अपन ने. प्रेशर भी पढ़ा, टेम्परेचर भी पढ़ा, कैटलिस्ट भी पढ़ा और इनर्ट गैस का एडिशन भी पढ़ा. तो ये सारा पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, ये सारा पार्ट अपन पढ़ चुके हैं. सो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फ्री एनर्जी. अभी ना व्हाट विल हैपन, there is no reaction which can take place without decrease in free energy. There is no reaction which can take place without decrease in free energy. Which can take place without decrease in free energy. There is no reaction which can take place without decrease in free energy. ठीक है, which can take place without decrease in free energy. फ्री एनर्जी को ना मैं G से डिनोट करूंगा. फ्री एनर्जी को अपन G से डिनोट करता है. The exact value of free energy, the exact value of free energy, the exact value of free energy cannot be calculated. The exact value of free energy cannot be calculated. So we always study the exact value of free energy cannot be calculated. So we always study the change in free energy. So we always study the change in free energy. Always study the change in free energy. Change in free energy, huh? We write delta G like this. Change in free energy. डेल्टा जी को लिखना, चेंज इन फ्री एनर्जी इज डेल्टा जी. डेल्टा जी जो होता है ना, वो डेल्टा जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल होता है. जी इनिशियल मतलब इनिशियल फ्री एनर्जी
और फाइनल फ्री एनर्जी, इसका डिफरेंस जो होता है वो डेल्टा जी होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल मतलब प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी और रिएक्टेंट का फ्री एनर्जी, अपन ऐसे बता सकते हैं अगर केमिकल रिएक्शन है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई फिजिकल प्रोसेस है तो अपन उसे ऐसे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू Gibbs, the free energy is calculated as that is delta G will be equal to delta H minus T delta S। ये ऐसे कोरिलेटेड होता है। इसमें सारा पार्ट अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स है अपने आप में, ये इक्वेशन पूरा थर्मोडायनेमिक्स है, और ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स के अपने आप में पूरा केमिस्ट्री है। ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अपने आप में पूरा केमिस्ट्री है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम सिर्फ इसके पार्ट्स लिखेंगे कि इस इक्वेशन में जिब्स ने अपन को ये इक्वेशन दिया था, वो थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ेंगे भी, कैसे ड्राइव होता है वो सब उसमें है। इस इक्वेशन में हम क्या समझें बस अपन ये देख लेते हैं। तो हम फ्री एनर्जी को ऐसे लिखेंगे, एक होता है डेल्टा जी, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन फ्री एनर्जी, और एक होता है डेल्टा, और इसमें ना अपन सभी में नॉट लगाएंगे ऐसे, डेल्टा नॉट, ये भी चेंज इन फ्री एनर्जी है, बट अपन इसको ऐसे लिखेंगे। जब अपन डेल्टा जी नॉट लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, नॉट लिखने का मतलब, और डेल्टा जी लिखेंगे तो दैट इज चेंज इन फ्री एनर्जी। जब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दैट इज ऑलवेज एट 298 केल्विन। इसमें टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, एनी टेम्परेचर। इसमें अगर नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब है 298 केल्विन पे आप बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के लिए। ठीक है, अब पहले मैं इस इक्वेशन को बता देता हूं। ये एंथैल्पी अपन ने पढ़ा हुआ है, फ्री एनर्जी चेंज इन फ्री एनर्जी, ये अपन को नहीं पता क्या होता है। मैं इसमें आपको पार्ट्स बता देता हूं कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा एच होता है द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी। डब्ल्यू बी क्या है भाई, कौन है डब्ल्यू बी वाला? डब्ल्यू बी मतलब व्हाट इज फ्री एनर्जी, हाँ तो बताना तो। अच्छा ठीक है, द टोटल एनर्जी present with the system in any form, system or reaction in any form, or reaction in any form। तो रिएक्शन में तो अपन एंथैल्पी लिख लेते हैं इन ऑल फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। द टोटल एनर्जी प्रेजेंट विद द सिस्टम इन एनी फॉर्म। और ये जो होता है ना, ये पार्ट होता है एनर्जी प्रेजेंट विद द सिस्टम और रिएक्शन, प्रेजेंट विद सिस्टम और रिएक्शन, सिस्टम और रिएक्शन इन डिसऑर्डर मैनर। डिसऑर्डर मैनर, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अपन को ना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो अपन टरबाइन को रोटेट करने के लिए 10,000 लीटर वाटर को फॉल करवाने वाले हैं, और टरबाइन को रोटेट करने के लिए। तो हमने तो 10,000 लीटर उस पे से ड्रॉप करवाया था ना टरबाइन पे, लेकिन वाटरफॉल में कुछ कुछ छोटा छोटा पानी का इधर सपोज करते हैं 1,000 लीटर इधर उधर चला गया, 9,000 लीटर ही टरबाइन को रोटेट करने के लिए उस पर स्ट्राइक करता है, बाकी तो इधर उधर चला जाता है 1,000 लीटर। तो ये वो 1,000 लीटर है जो इधर उधर चला गया, जो डिसऑर्डर मैनर में था, जिससे मैं वर्क डन नहीं कर पाता।
मैं टोटल में से सिर्फ जो मैंने 1000 लीटर यूज्ड टू डू द यूजफुल वर्क व्हिच इज इन orderly manner so used to do work. तो मैं वर्क डन सिर्फ उसी एनर्जी से कर सकता हूं जो 9000 लीटर से आ रहा था, then that will be called as the free energy. इसलिए अपन ने कहा अगर किसी सिस्टम के पास फ्री एनर्जी है तो मैं उससे वर्क डन कर सकता हूं. मेरे पास एक बैटरी का सेल है, उसमें फ्री एनर्जी है, उसके फ्री एनर्जी की वजह से मैं उसमें वर्क डन करूंगा तो मैं उस सेल को जितना यूज करूंगा उसकी फ्री एनर्जी उतना डिक्रीज होती जाएगी. तो कोई भी सिस्टम में उसके पास एनर्जी है तो हम उसको यूज करके वर्क डन करेंगे. दैट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट. डेल्टा एच का मतलब है टोटल एनर्जी इन ऑल फॉर्म, कैसी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता. राइट ना? कोई डाउट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डाउट होगा तो आप भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे टोटल एनर्जी, अपन लिखेंगे दैट विल बी प्रेजेंट इन द सिस्टम इन एनी फॉर्म. ये होगा इन डिसऑर्डर मैनर. तो ठीक है, मेरे पास डिसऑर्डर हटा दो क्योंकि डिसऑर्डर से तो वर्क डन नहीं होता, तो मैं ऑर्डरली मैनर कैलकुलेट कर लेता. मैंने आपको वाटरफॉल का एग्जांपल दिया. तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ये फ्री एनर्जी है तो मैं स्टैंडर्ड भी लिख सकता हूं कि भाई डेल्टा, इधर नॉट लगा दो सब में, तो ये सारे नॉट होने चाहिए इधर ना. डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. ठीक है. डेल्टा एच नॉट इज एंथैल्पी. ये अपन पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है अपन को पता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक. और डेल्टा एस नॉट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम. सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी. अब ये एंट्रोपी क्या होता है उससे अपन को कोई मतलब नहीं, हमें तो ये पता है कि टी डेल्टा इज द एनर्जी विच इज इन डिसऑर्डर में. तो किसी भी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितना होगा, उसमें से डिसऑर्डर फॉर्म में कितना है तो कर सकते हैं. राइट. अपन लिखेंगे दिस इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. किसी के पास भी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अपन रिमोट में डालने के लिए एक नया सेल लेके आए, उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. तो मैं कहूंगा मेरे पास रिमोट का एक सेल है भाई, ये लो डेल्टा जी नॉट है, मेरे पास टोटल एनर्जी उसकी कितनी है मैं कैलकुलेट कर सकता हूं उसको. बिल्कुल. मतलब अभी तो टी फिक्स होगा क्योंकि नॉट लगा रखा है ना आपने, तो टी तो फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए तो मैंने कहा उसका नॉट में ऐसे. तो 298 पे कितना टोटल एनर्जी है उस नए सेल में मुझे पता है, मैं उस सेल को यूज करता हूं तो मैंने उसकी एनर्जी यूज की, तो उस सेल को मैंने यूज किया, दैट इज द फ्री एनर्जी यूज्ड. तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर टोटल एनर्जी से मैंने ये एनर्जी यूज्ड, फ्री एनर्जी को यूज किया, तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी लेफ्ट विद द सेल, ये होगा भाई एनर्जी लेफ्ट विद द सेल. एनर्जी लेफ्ट विद द सेल. ठीक है. तो यहां पर इसका मतलब यही हुआ कि भाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मतलब नया सेल लेके आए थे, थोड़ा यूज किया रिमोट में, तो इतना एनर्जी उसके पास बचा. आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर जो भी होगा उसका लाइफ, जितना एनर्जी इसमें था उतना मैंने यूज कर लिया, तो ये जीरो हो गया. जो डेल्टा जी यूज होता है ना, that can be calculated easily. So delta G used here, delta G that can be calculated as minus RT ln of QC, that is delta G. ये फॉर्मूला अपन को थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन अब 12th क्लास में होगा. वैसे तो इसमें भी डेरिवेशन, जो सेल का एग्जांपल ले रहा हूं वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको मैं इसी से आपको सॉल्व करूंगा सारा. तो अपन कहेंगे भाई अपने पास ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा जी इज 10, जो डेल्टा जी यूज लिखते हैं अपन. तो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, ये सब एंट्रोपी वगैरह है.
इसको भी हटा देता हूं, आपको जस्ट फ्री एनर्जी का मीनिंग बताया आपने, व्हाट इज फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी यूज्ड वी नो दैट क्या होता है, आई कैन राइट लाइक दिस, डेल्टा जी यूज्ड क्या होता है। तो आई कैन राइट दैट, अगर मैं डेल्टा जी यूज, अगर मान लो रिमोट में अपन ने जो नया सेल लेके आए थे, अगर सारा का सारा एनर्जी यूज कर लिया तो अपन कहेंगे फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, then this will become zero, then that cell will be at equilibrium state, then that cell will be at equilibrium state। अगर किसी का फ्री एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी उसमें था मैं सारा यूज कर लूं तो ठीक है, that will be at equilibrium state। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा जी will be equal to डेल्टा जी नॉट minus of RT ln of QC। QC is reaction quotient, where QC is a reaction quotient, reaction quotient। तो मैं कहूंगा ठीक है, ये तो टोटल था, तो अगर ये जीरो हो जाए, लेफ्ट अगर ये जीरो हो जाए, तो फिर जितना एनर्जी था वो सारा का सारा यूज हो, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इसमें दैट इज कि भाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी will be equal to 0 and delta G naught will be equal to minus, अगर ये 0 होगा तो इसको इधर लेके आता हूं, that will be equal to minus RT ln of K। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो मैं QC को क्या लिखूंगा फिर, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट तब आएगा जब जितना एनर्जी था वो सारा यूज कर लिया, तो ये 0 हो गया, तो फिर इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, और ये क्या होता है, दिस इज दिस, तो अपन ने लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो गया जो लेफ्ट है, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, RT minus RT ln of K equilibrium, that is what we get। ठीक है ना, so that is what we required, so we can write that they all are free energies। तो अपन ने लिखा, हमें एक बात हमेशा पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन 2 लिख सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 आई कैन से दैट, वी कैन से, मैं ये बोल सकता हूं इक्वेशन 2 से, इफ KC, इसको KC भी लिख सकते हैं, इसको KP भी लिख सकते हैं इसमें, वेर इक्वेशन 2 में ना कि इक्विलिब्रियम जो लिखा ना अपन ने कि इक्विलिब्रियम कैन बी KP और KC, इस इक्वेशन में के इक्विलिब्रियम इज यूनिटलेस, वो कंसीडर करना होता है थर्मोडायनेमिक्स में कि के इक्विलिब्रियम इज यूनिटलेस इन दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 के इक्विलिब्रियम इज यूनिटलेस, राइट। तो विल से दैट कि भाई इसमें ना वी कैन से दैट, यहां पर इफ KC लिख लेते हैं अपन इसको, इफ KC इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो जाए तो ln of 1 तो 0 होगा, then delta G naught will be equal to 0। if KC is greater than 1, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, then delta G negative, and if KC is less than 0, less than 1, so we will say that then in that case delta G naught will be greater than 0, वो पॉजिटिव होगा, अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये नेगेटिव आएगा ना ये वैल्यू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा G naught will be greater than 0।
इस इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं। किसी को डाउट है तो अपन एक बार देख लेते हैं। वोंट बी देयर एनी सिंबल फॉर नॉट ऑन डेल्टा जी नॉट यूज्ड और लेफ्ट? नो, देयर विल बी नो सिंबल। डेल्टा जी ही होता है। भाई मैंने मतलब 10 किलो कैलोरीज के लिए खाना खाया था, 2 किलो कैलोरीज कम हो गई, तो अब क्या बोलूं कि अलग सिंबल दो आप 8 किलो कैलोरीज के लिए। मैंने एनर्जी बोला तो आप यूनिट लिख लो उसमें। सो इसके लिए कोई सिंबल नहीं होगा आपको ये, इसलिए मैंने रिमोट के सेल का एग्जांपल लिया था। I didn't understand why delta G is not, delta G is 0। भाई क्यों नहीं होगा? मैंने जितना खाना खाया था 10 किलो कैलोरीज, मैंने सारा आपको काम कर दिया 10 किलो कैलोरीज का, तो मेरे पास एनर्जी कितनी बची? जो खाया था वो खत्म हो गया, तो डेल्टा जी लेफ्ट 0। मैंने आपको शुरू में लिखवाया हुआ, हम जी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए डेल्टा जी पढ़ते हैं, चेंज पढ़ते हैं। मेरे पास इतना था फ्री एनर्जी, मैंने इतना खाया, इतना काम किया, तो बचा क्या? 0। भाई अब मैं हो गया, रुकूंगा, स्टेबल, इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट रहूंगा, कुछ खाना दो, फ्री एनर्जी होगी तो काम करूंगा, वो आपको बताया। इक्विलिब्रियम पे अगर मान लो ये 0 होता, अपन कहते हैं अच्छा डेल्टा जी नॉट 0 हो जाना चाहिए। भाई क्यों? फिर जब डेल्टा जी नॉट 0 है इसका मतलब मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पास ये 0 है। जब कुछ है ही नहीं तो काहे का वर्क डन, काहे का एनर्जी लेफ्ट? जब कुछ है ही नहीं तो हवा में काम करो, कुछ है ही नहीं उसके पास। पहला सेंटेंस था नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। अगर एनर्जी है तो काम होगा, नहीं तो प्रोसेस नहीं होगा। अगर सभी रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट 0 हो जाएंगे, इसका मतलब है सारे रिएक्शन जितने अपन ने इक्विलिब्रियम रिएक्शन पढ़े सभी का केसी 1 कर दो। मैंने कब कहा कि केसी सभी के लिए 1 होता है? अपन ने तो बहुत सारे केसी के वैल्यू पढ़े। दिस इज डेल्टा जी टोटल, बिल्कुल जितना था उतना वर्क डन कर दिया, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, उसको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ना इसमें मतलब अपन को क्या करना होगा, डेल्टा जी आप क्यूसी की बात कर सकते हो जब आप डेल्टा जी की बात कर रहे हो, क्योंकि वहां पर क्यूसी होगा। लेकिन अपन को एक बात अच्छे से पता है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होगा। डेल्टा जी नॉट तो अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर केसी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मतलब अगर ये केसी लिखोगे आप तो मैं डेल्टा जी नॉट लिखूंगा, अगर आप क्यूसी लिखोगे तो मैं एनर्जी यूज्ड करूंगा। इसमें अगर यूनिट चेक करूंगा तो देखो भाई, फ्री एनर्जी मतलब एनर्जी, तो मैं इसको लिखूंगा, मान लेते हैं जूल्स पर मोल। आर का वैल्यू क्या होता है? जूल्स पर मोल पर केल्विन यूनिट। टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन। तो फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल, बैलेंस है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस इक्वेशन में अपन को बताया जाता है कि ये वाला पार्ट जो के इक्विलिब्रियम पहले अपन ने पढ़ा कि उनके यूनिट होते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में वो यूनिट लेस है, बिकॉज अपन ने बैलेंस करके देख लेना यूनिट एंड डायमेंशंस, तो अपन चेक कर सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास जो ओवरऑल इक्वेशन आए वो 2 इक्वेशन लिखे अपन ने। अब जैसे मैंने आपसे पहले लिखा था कि फॉर अब हमें केमिकल रिएक्शन की बात करनी है ज्यादा, तो अपन ने इसलिए केसी पे आ गया अपन तुरंत, क्यूसी और केसी पे, इसलिए मैंने कोई फिजिकल और बात नहीं की। अपन लिखेंगे फॉर केमिकल रिएक्शन, वापस अपन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। फॉर केमिकल रिएक्शन, भाई केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें तो मोल्स चेंज होंगे ना। जैसे लिखेंगे अपन N2 है प्लस 3H2 है, इट विल गिव यू ट्वाइस ऑफ NH3 ना, इसमें तो चेंज होगा ना। तो अगर मॉलिक्यूल चेंज होंगे तो उनकी फ्री एनर्जी भी चेंज होगी, बिल्कुल फ्री एनर्जी चेंज होगी। तो फिर रिएक्शन का फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन कहेंगे आपने बताया तो था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कितना फ्री एनर्जी है माइनस इनिशियली कितना एनर्जी है। और फ्री एनर्जी का यूनिट मैंने क्या लिख के बताया, जूल्स पर मोल, मतलब एनर्जी। जो भी ये डाटा होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स डाटा बोलते हैं अपन इनको, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये कभी भी ना एक दो मॉलिक्यूल के लिए नहीं पढ़ा जाता, सीधा 1 मोल, हाफ मोल, मोल्स के लिए पढ़ा जाता है। इट इज ऑलवेज पर मोल। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए डेल्टा जी ऐसे लिख देंगे,
delta G naught for the reaction is always equal to summation of delta G of product minus summation of delta G of the reactant. Summation of delta G naught of the reactant. ये हो जाएगा भाई. Even अगर अपन को डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है तो भी अपन ऐसे करेंगे भाई. टोटल एनर्जी कैसे बताऊंगा कि एनर्जी एक्सचेंज, इसमें आप लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसे बताऊं? तो उसको भी आप ऐसे लिखो, समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्टेंट. तो अपन कहेंगे इस ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसके लिए जरा डेल्टा जी लिख के बता दो एक बार कि अगर मान लो मुझे फ्री एनर्जी इज गिवन है, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई फ्री एनर्जी इज गिवन है. इफ the free energy of N2, H2 and NH3 is given. तो अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन समेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो 2 into फ्री एनर्जी ऑफ NH3. ये आपको ऐसे लिखें एज x, y and z रिस्पेक्टिवली. तो अपन कहेंगे फिर तो और भी अच्छी बात है. मैं यहां पर लिखना गिवन है अपन को y, अपन को NH3 ना z गिवन था, है ना. ये इसके लिए रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो अपन को ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, तो अपन ने z लिख लिया. वो रिस्पेक्टिवली लिखा ना अपन ने. ये मैं ऐसे ही लिख देता हूं, बाद में अपने आप कर लेना आप सब्स्टिट्यूट डेल्टा जी नॉट ऑफ अमोनिया, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो अपन को. ये लो माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ NH3, उसका मोलर कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल के लिए ही लेना पड़ेगा अपन को. डेल्टा जी नॉट फॉर N2 प्लस समेशन लिखा ना, इसका मतलब है डेल्टा जी नॉट ऑफ H2, वो 1 मोल अपन को गिवन होगा और अपन 3 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट. तो अपन बता सकते हैं भाई 2zx प्लस 3y लिखो, यू विल गेट दैट. और वो वैल्यूज अपन को xyz का वैल्यू अपन को गिवन होगा क्वेश्चन, कैलकुलेट कर लेंगे. Once I got a delta G naught, I will substitute this. अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो मैं डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करके डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT. अगर नॉट लिखा हुआ है तो टेम्परेचर मुझे पता है, R का वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि आप इनके वैल्यूज दोगे तो उनके यूनिट दोगे, उसके यूनिट के हिसाब से मैं R का वैल्यू ले लूंगा. अगर इनके यूनिट किलो जूल्स है तो R का वैल्यू किलो जूल्स में ले लूंगा. अगर इनके यूनिट कैलोरीज में है तो R का वैल्यू कैलोरीज में ले लूंगा. यूनिट कैंसिल करना है ना, अपन अभी तो बताया. तो अपने पास सीधा के इक्विलिब्रियम आ जाएगा रिएक्शन. फॉर दैट वी आर डिस्कसिंग द रिएक्शन. तो अपन फिर क्या करेंगे, वंस वी गॉट दिस, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, देन वी कैन कैलकुलेट केसी. आप इसके लिए केसी भी बोल सकते हो और केपी भी बोल सकते हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं इक्विलिब्रियम ही बात करूंगा, के इक्विलिब्रियम बाय डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम. आप उसे केसी भी बोलो और केपी भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो यूनिटलेस है. तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. बट हाँ, अगर एक बात है, इस रिएक्शन में अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 आया तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं केसी विल बी इक्वल टू 1. अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लेस देन 0 आया तो मैं लिख सकता हूं केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहा होगा. पता अपन को एक बात पता है वैसे, केसी ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है. अगर ये 1 है तो अपन को पता है इनका रेशियो 1 है. लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है. अगर ये ज्यादा और ये कम है ना, तो अपन कह सकते हैं कि रिएक्शन को ना फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है अगर केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. तो अपन कहेंगे ये बात तो अपन को पहले से पता है. वो कैसे भाई, अगर ये 10 की पावर 3 होता ना तो आप कहते हैं रिएक्शन सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट है ही नहीं. ये तो आप पहले ही बता चुके. सो मैं ये बता सकता हूं कि अगर केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है रिएक्शन इज मोर प्रोडक्ट फेवर्ड, वो प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहता है. और अगर केसी का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता, इट इज मोर प्रेफर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. मतलब
रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट अगर केसी का वैल्यू लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1 मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन की प्रोडक्ट की तरफ जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, वैसे बता सकते। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपन बता सकते हैं, और डेल्टा जी उनको जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर डेल्टा एच भी कैलकुलेट करना पड़े तो आप कर लेना। डेल्टा एस होता ना तो केमिकल रिएक्शन के लिए अगर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वर्क को डेल्टा एस गिवन है ना, तो वो भी ऐसे ही लिख सकते हैं, समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ द रिएक्टेंट। बट उतना अभी शीट में भी नहीं गिवन होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तब आएंगे जब आप थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ चुके होंगे। अभी वो मैक्सिमम अपन को ये दे सकते हैं, हो सकता है कि ये भी आ जाए, बट ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ये मैंने आपको बता दिया, सब ऐसे होते हैं, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, ये लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एल एन ऑफ के सी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। मैंने आर टी से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस टी तो कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल राइट दैट डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। ये माइनस साइन को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन से तो आई गॉट प्लस, आई गॉट माइनस, आई गॉट प्लस, आर टी से डिवाइड कर दिया, ये मिल जाएगा। अपन लिख सकते हैं फायदा क्या है इससे, तो अपन कहेंगे इसको ना मैं ऐसे लिखूंगा, ये 1/t है मेरे लिए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा y इक्वल टू mx प्लस सी, ये इंटरसेप्ट है, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करो ना, तो you'll get log base 10, दिस इज log base c ना, log base e को log base 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे अपन, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.303 log base 10 ऑफ kc। इधर तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log base 10 के में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं ना इसको डिवाइड कर देता हूं 2.303 से, तो मैं ऐसे कर लेता हूं इसको, दैट इज माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 r, ये लिख लूंगा मैं। और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल टू mx प्लस सी। मेरे ख्याल से अपन सबको पता है स्लोप में आप क्या दिखा रहे हो वहां पर। अगर मेरे पास ग्राफ में ड्रॉ करूंगा ना, ln ऑफ kc वर्सेस 1/t, ln ऑफ kc वर्सेस 1/t, ln के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे बताऊंगा, द स्लोप इज नेगेटिव, दिस इज द स्लोप। तो फिर अगर नेगेटिव स्लोप आएगा तो विल राइट लाइक दिस, और इसके लिए मैं स्लोप लिखूंगा ऐसे, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, ऐसे स्लोप लिख दूंगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इज द स्लोप, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट, वी नो दैट ये आपका इंटरसेप्ट है, और वो इंटरसेप्ट है डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, ये अपन को पता होता है। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होता है, वो ग्रेटर देन 90 बता देंगे, वो आपको पता है स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले। मैं इससे भी लिख सकते हैं अपन, तो क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन में अपन को क्या ग्राफ गिवन है, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन को। log ऑफ kc वर्सेस 1/t लिखोगे तो वी नो दैट, फिर भी नेगेटिव स्लोप होगा ना, तो अब स्लोप अपन ये लिखेंगे,
slope will be equal to minus delta h upon 2.303 r. This will be the slope, and the intercept is known to us. What is intercept? मैं इसको इक्वेशन 3 लिख लेता हूं, इसको इक्वेशन 4 लिख सकता हूं. यहां पर मैंने टेम्परेचर लिखा 1/T, और T1 नहीं होगा, 1/T के लिए ऐसे लिखा 1/T. तो लॉग ऑफ, अगर ये ग्राफ गिवन है तब भी अपन डेल्टा एच कैलकुलेट करके बता सकते हैं रिएक्शन में. तब भी अपन डेल्टा एच कैलकुलेट कर, अगर मुझे स्लोप गिवन है ना 10 थीटा, अगर ये थीटा गिवन होता मुझे, तब भी मैं स्लोप करके कैलकुलेट करके बता सकता हूं. ये थीटा गिवन होता तो तब भी मैं डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करके बता सकता हूं किसी भी प्रोसेस के लिए, जिसके लिए मुझे लॉग ऑफ केसी वर्सेस 1/T का ग्राफ गिवन है. मतलब टेम्परेचर चेंज करने से केसी चेंज होगा. टेम्परेचर चेंज करने से केसी चेंज होगा. एक्स और वाई का ग्राफ बनाया ना अपन ने, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका स्लोप है, ये आपका स्लोप है. वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला अपन सबको पता है. राइट? ठीक है. ठीक है, तो मैं इसमें ना, अब अगर अपन से कुछ और पूछ सकते हैं तो फिर इसमें ना डिफरेंट टेम्परेचर लेके पूछ सकते हैं कि भाई एक बार आप टेम्परेचर चेंज करके ही बता दो. तो देखते हैं टेम्परेचर चेंज करके कैसे बताएंगे. टेम्परेचर चेंज करके कैसे बताएंगे वो देखते हैं. टेम्परेचर चेंज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसमें इक्वेशन 4 में. इधर ऊपर वाला पार्ट ही हटाऊंगा मैं, नीचे वाला पार्ट नहीं हटाऊंगा. इधर वाला पार्ट ही हटाऊंगा. आप आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे अगर हमारे पास, सपोज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है अपने पास. एट टेम्परेचर T1 अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि केसी अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई KC1, क्योंकि अपन को यहां से ये तो पता चल गया कि ये चेंज करोगे तो ये चेंज होगा. बाकी ये मतलब हमारे पास स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है. ग्राफ मुझे लगता है कि आप अब तक काफी सारे ग्राफ पढ़ चुके हो, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी. और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था, इंटरसेप्ट और स्लोप और ये सब. इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ग्राफ में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. log of KC1 will be equal to minus delta H naught, है ना. डेल्टा H naught लिख सकते हो. डेल्टा इस पे नॉट नहीं लगाओगे तो इसमें भी नॉट नहीं लगाऊंगा मैं. दैट्स ऑल. सो डेल्टा H naught डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1, क्योंकि टेम्परेचर अब आपने T1 ले रखा है, प्लस डेल्टा S naught डिवाइडेड बाय 2.303 R. ऐसे लिखूंगा मैं, ये R है. नहीं भी लिखूंगा तब भी आपको पता है अपन को कि वो R. And at temperature T2, I'll write that log of Kc2 will be equal to minus delta H naught divided by 2.303 R. टेम्परेचर चेंज किया तो अब 1/T2 हो जाएगा भाई. आपने कहा था टेम्परेचर चेंज करोगे तो Kc चेंज होगा, प्लस डेल्टा S naught डिवाइडेड बाय 2.303 R. और वैसे भी आप शुरू से ही बोलते हैं Kc तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, बाकी किसी फैक्टर से Kc चेंज नहीं होगा. ये अपन ने देख भी लिया. मैं इक्वेशन 5 ले लेता हूं और इसको इक्वेशन 6 ले लेता हूं. Subtracting equation 5 from 6, we get
log of Kc2 minus log of Kc, मतलब log of Kc2 divided by Kc1. This 5 ये तो कैंसिल हो जाने वाला है, तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर तो कॉमन हो गया, 1/T1 माइनस 1/T2 ये बचेगा। हाँ मैंने बताया था ना कि वेंट ऑफ इक्वेशन का डेरिवेशन अपन करेंगे, अभी नहीं करता है। तो जो अपन थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स अपन स्लोली पढ़ रहे हैं ना कि भाई ठीक है, यहाँ पर अपन को कुछ थोड़ा सा ये फैक्टर्स वगैरह थोड़े ध्यान रखने हैं, अपन गड़बड़ ना करें इनमें। स्लोप क्या होता है भाई अच्छे से चेक कर लें कि ln ऑफ केसी गिवन है या log ऑफ केसी गिवन है, तो उसके हिसाब से स्लोप लिखा जाए, है ना, उसके हिसाब से इंटरसेप्ट लिखा जाए, वो सारे पार्ट थोड़े अपन को चेक करने पड़ेंगे। बाकी अपन ने वेंट ऑफ इक्वेशन ही तो लिखा है, दैट इज वेंट ऑफ इक्वेशन, ये अपन को वेंट ऑफ इक्वेशन मिल गया। मोस्टली तो अपन डायरेक्टली इसी को यूज करते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन, एंड दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जिसमें अपन T1 T2 बड़ा होगा, T1 से तो डेल्टा H नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या कौन बड़ा होगा वो अपन ने डिस्कस किया, दैट इज वेंट ऑफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन अपन को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर अपन अपना सारा काम कर सकते हैं। अपन सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे अब तक जो आपने, अब मैं इसको हटा दूं ना, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट तो हटा सकता हूँ ना, नहीं हटाना होगा तो बताओ, ऊपर वाला पार्ट नहीं हटाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं कि अब अपन एक बार ये देखते हैं कि आपने मुझे अब तक बताया क्या है। आप ये चाहते हो हमसे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फ्री एनर्जी में चाहते क्या हो आप, है ना, तो अपन एक समरी लिख रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम delta G is equal to 0 and delta G naught is equal to minus RT ln of K equilibrium. हम डेल्टा जी यूज्ड लिखेंगे अगर डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज बताना है अपन को, इक्विलिब्रियम की बात नहीं करनी, बट द चेंज इन फ्री एनर्जी एनी स्टेज, change in free energy at any state of reaction, वो इक्विलिब्रियम में नहीं आया, एनी स्टेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने कहा उसके लिए मैं डेल्टा जी अगर फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूं, जो लेफ्ट मतलब यूज्ड अपन ने लिखा था, तो माइनस आर टी इंटू ln ऑफ क्यूसी लिख सकता हूं, और ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो log बेस 10 आ जाएगा, क्योंकि log के वैल्यूज अपन को जनरली पता होता है। एक पार्ट, दूसरा पार्ट अपन ने लिखा हुआ है कि इफ Kc इज इक्वल टू, अगर अपन ने ये लिखा हुआ है डेल्टा जी नॉट अगर मेरे लिए 0 आ रहा है तो Kc 1 आ जाएगा, अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ रहा है तो Kc ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो Kc विल बी लेस देन 1 हो जाएगा, ये आपने बताया। और डेल्टा जी नॉट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, तो डेल्टा जी नॉट मैं यहां से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, या डेल्टा जी नॉट मैं रिएक्शन से कैलकुलेट कर सकता हूं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये करूंगा, ये रिएक्शन होगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन। वेंट ऑफ इक्वेशन अपन को लिखने की जरूरत नहीं, अपन को ऑलरेडी पता है। तो ये इक्वेशन अपन को यूज करने आ सकता है, वैल्यूज बाकी अपन को गिवन होगा क्वेश्चन में,
समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जो भी रिएक्शन गिवन होगा अपन को उसमें वैल्यूज अपन को गिवन होंगे क्वेश्चन, तो अपन बता देंगे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, और बाकी अपन को ऑलरेडी पता है कि भाई डेल्टा जी नॉट है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें नॉट लगाओगे तो सभी में नॉट लगाऊंगा मैं, ये ऑलरेडी अपन को पता। तो एक तो ये बात है। अब अपन एक केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। मुझसे पूछा गया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, द रिएक्शन हैज, मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूं, द रिएक्शन N2O4 रिएक्शन है और ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ NO2 में, ट्वाइस ऑफ NO2 में। दिस रिएक्शन हैज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू +5 किलो जूल्स पर मोल। सपोज कर लेते हैं कि इस रिएक्शन के लिए +5 गिवन है, देन predict the reaction will take place or not, a reaction will take place or not. अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो जाए तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट से। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट से, देन रिएक्शन कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो अपने आप ही हो सकता है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो वो रिएक्शन अपने आप ही हो सकता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो तो केसी का वैल्यू लेस देन 1, मतलब ये रिएक्शन में रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल, देन रिएक्शन विल नॉट हैव टेंडेंसी टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अपन ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं होता कि जल्दी से हो गया रिएक्शन। केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, उसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं। इट कैन टेक ईयर्स। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब केसी ग्रेटर देन 1 था, उस रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी थी उस रिएक्शन में, अपने आप फॉरवर्ड जा सकता है वो रिएक्शन, बिकॉज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। और रेशियो ना, प्रोडक्ट अपन रिएक्शन रिएक्टेंट का रेशियो ग्रेटर देन 1 है ना, तो अगर केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो अपन कहेंगे वो रिएक्शन में प्रोडक्ट फेवर्ड है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, मतलब वो अपने आप हो सकता है। देन डेल्टा जी नेगेटिव है तो मैं कहूंगा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो अपने आप हो जाएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप नहीं होगा, वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो अपने आप नहीं होगा, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज उसमें रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट से। तो अपन क्या कहेंगे, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो क्या करें? तो अपन कहेंगे देखो भाई, रिएक्शन तो होगा, अपने आप नहीं होगा। क्यों? डेल्टा जी पॉजिटिव है, और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो अपने आप नहीं होता क्योंकि रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट से। तो अगर रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बस अपन इतना ही कहेंगे कि भाई डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव आ रहा है, चेंज इन डेल्टा जी नॉट, तो वो रिएक्शन तो होगा लेकिन वो अपने आप नहीं। तो अगर रिएक्शन होगा, तो आप तो बता रहे थे कि रिएक्शन अगर कोई होगा
तो रिएक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस विद डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। एंड व्हाट डज दैट मीन? तो मैंने अभी भी यही कहा आपसे कि इसका मतलब देखते हैं क्या है। अपन को पता है डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, वो आपने बता रखा है मुझे, आपने ये यहाँ पर ऐसे दे रखा है मुझे। मतलब इसका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 5 आ रहा है, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ द रिएक्टेंट 5 आ रहा है, राइट? अगर नॉट लिखा हुआ है तो टेम्परेचर अपन 298 अज्यूम कर रहे हैं। अगर आप नॉट नहीं लिखोगे तो मैं टेम्परेचर को ज्यादा अज्यूम कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन वैसे भी अपन को दिख रहा है ये रिएक्शन अपने आप नहीं होना चाहिए। व्हाई इट इज सो? इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे हो जाएगा अपने आप? कोई अपने आप थोड़ी डिकम्पोज हो जाएगा 298 केल्विन पे। हाँ, 298 केल्विन पे ऐसा भी नहीं है कि कुछ कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होगा, होते हैं ना जो इजीली सॉल्युबलाइज होते हैं। इस रिएक्शन के लिए आपने डेल्टा जी दे रखा है, इसलिए अपन उसे बोल रहे हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, रिएक्शन होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो बड़ा है इस वैल्यू से, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव ना। राइट? ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट लिखा हुआ है डेल्टा जी के इधर, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ और ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन का डेल्टा जी है, पहले लिखा था ना उसको। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको ना ऐसे करते हैं। अपन कहेंगे आपने हमें बताया था कि देखो कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है विच कैन टेक प्लेस विदाउट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। इसका मतलब है अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो इसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो इसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी, फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। तो अपन कहेंगे फ्री एनर्जी तो डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, देयर विल बी अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, देखते हैं कैसे है। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। ये वाले पार्ट अपन को याद है, अपन इसका मतलब देखते हैं कि इस रिएक्शन को आप एक बार करके दिखाओ कि भाई ये रिएक्शन कैसे, आप बोल रहे हो कि वो +5 है, व्हाट डज इट मीन, और मैं क्या समझूं उससे। तो अपन कहेंगे इस रिएक्शन में मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, उस ग्राफ में मैं ऐसे लिखता हूं, ये मैं ऐसे ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। मैंने इसमें ग्राफ बनाऊंगा फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का ग्राफ कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। उसका ग्राफ बनाऊंगा, मतलब ये रिएक्शन हो गया। तो इसमें एक ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा लाइन ठीक नहीं दिख रहा था, ऐसे लिख लेते हैं, अब अच्छा दिख रहा है। मैं कहूंगा ये 0 है, ये मैंने डेल्टा जी नॉट लिखा, यहां भी जी नॉट लिखने वाला। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, ये आपने फ्री एनर्जी लिखा है, चेंज इन फ्री एनर्जी लिखा। पहले इसकी फ्री एनर्जी मेरे पास थी, इसकी भी फ्री एनर्जी थी, तो ये फ्री एनर्जी अपन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, इसका फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और यहां मैंने लिखा फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्शन कैन नॉट, कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता विदाउट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। पहला सेंटेंस यही था मेरा जब मैंने आपको फ्री एनर्जी पढ़ाया। A process can only take place with decrease in free energy, मतलब अगर इसे इस तरफ जाना है तो अपनी फ्री एनर्जी कम करनी होगी, इसको इधर आना है तो भी अपनी फ्री एनर्जी कम करनी होगी, इसकी फ्री एनर्जी कम होगी और इसकी भी फ्री एनर्जी कम होगी। फ्री एनर्जी मतलब अब जैसे मैं था, मेरे पास एनर्जी है, दैट इज अ फ्री एनर्जी जिससे मैं वर्क डन करूंगा, लेकिन मेरी फ्री एनर्जी 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती कभी। फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, वो तो चेंज है ना, बट फ्री एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा आप ये बता रहे हो कि ये तो थी फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट और ये था फ्री एनर्जी ऑफ द
प्रोडक्ट, तो इन दोनों के एनर्जी समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप लिखते हो ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू, ये वैल्यू अगर बड़ा है इस वैल्यू से, तो इसमें ज्यादा चेंज आया, इसमें कम चेंज आया, क्योंकि इसकी एनर्जी फ्री एनर्जी कम थी, तो इसमें डिक्रीज कम आया, इसमें डिक्रीज ज्यादा आया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था ना, वो ये था डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ये मुझे गिवन है इज इक्वल टू +5। अगर आप नॉट लगाते हो तो, नॉट नहीं लगाओगे तो इसमें भी नहीं लगाओगे नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने क्या कहा, जब डेल्टा जी रिएक्शन का प्लस गिवन होगा, इसका मतलब है रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन देन द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव आया मतलब रिएक्शन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, इट इज मोर स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसमें Kc का वैल्यू लेस देन 1 आया। अगर यहां तो होता तो मैं इक्वल टू 1 करता, फिर उस केस में वो यहां पर अगर इक्वल होता दोनों तरफ इधर सेंटर में, तो फिर दोनों एक जैसे डिक्रीज हुए थे। तो हमको ये पता चल गया कि अगर डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन मुझे पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब है दैट रिएक्शन इज मोर फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन रादर देन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये -5 होता तो अपन कहते हैं इट इज मोर फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रादर देन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जहां फ्री एनर्जी डिक्रीज ज्यादा होगी अपन वहां बता देंगे दैट इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पर अपन ने फ्री एनर्जी ये वैल्यू है, रिएक्टेंट का फ्री एनर्जी, प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी ज्यादा है, अगर वो ज्यादा है तो यहां पर डिक्रीज ज्यादा होगा, उसका टेंडेंसी टू डिक्रीज द फ्री एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर Kc का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब है रिएक्शन इज मोर फेवर्ड टू द रिएक्टेंट साइड, इट इज मोर फेवर्ड to the reactant side because they are more stable than the product. They have less energy than the product. फ्री एनर्जी वैसे भी अपन को पता है, फ्री एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज स्टडी द चेंज इन फ्री एनर्जी। जो रिएक्टेंट गिवन थे उनकी फ्री एनर्जी कितनी है मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन जो रिएक्शन करूंगा वो एनर्जी कितनी बढ़ गई वो तो कैलकुलेट कर सकता हूं ना, 5। अच्छा, वी गॉट दैट। तो अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव गिवन है तो अपन कहेंगे प्रोसेस तो होगा, बट दैट प्रोसेस विल बी मोर स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन रादर देन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर एक ही वर्ड से अपन को एक्सप्लेन करना है तो अपन कहेंगे इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिकॉज डेल्टा जी इज पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उसके लिए Kc का वैल्यू लेस देन 1। सो डेल्टा जी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव गिवन हो, नेगेटिव गिवन हो या जीरो गिवन हो, अगर पॉजिटिव गिवन है तो मोर फेवर्ड टू द रिएक्टेंट साइड, अगर नेगेटिव गिवन है तो मोर फेवर्ड टू द प्रोडक्ट साइड, Kc विल बी ग्रेटर देन 1। लाइक दैट वी कैन प्रेडिक्ट। सो ये फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का ग्राफ था। चेंज इन फ्री एनर्जी वी नो दैट व्हाट इट इज, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज द चेंज इन फ्री एनर्जी दैट इज गिवन टू अस। ऐसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपन ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आपका लास्ट पार्ट था, ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट था जिसमें अपन बता सकते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन होता तो अगर किसी रिएक्शन में अपन बस, क्योंकि ऐसे ही पूछेंगे मुझसे, ये रिएक्शन गिवन है उसमें डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो अपन कहेंगे भाई रिएक्शन तो होगा, बस रिएक्शन विल बी मोर फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो चेंज इन फ्री एनर्जी आएगा वो बस इतना आएगा, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चेंज इन फ्री एनर्जी आ रहा है, तो वो रिएक्शन इज मोर फेवर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो Kc विल बी लेस देन 1। ये आप एक्सप्लेन करके बता, दैट इज द राइट ना। अब इसी में अपन को क्वेश्चंस पूछ लेंगे, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन को शीट में भी गिवन है, आप डायरेक्टली शीट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आपका चैप्टर खत्म, अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
तो केमिकल इक्विलिब्रियम ना, अब कुछ आपके क्वेश्चन भी बचे हुए थे, अपन क्वेश्चंस मतलब देख लेते हैं। आपका कुछ ऐसे रियल गैसेस वाला पार्ट आप बोल रहे थे, वो रियल गैस वाला पार्ट आप बता दो, मैं 1 मिनट उठा लेता हूँ। तो अपन रियल गैस वाला पार्ट कुछ बोल रहे थे, एक्सरसाइज 3 से कुछ बचा हुआ है, ऐसा कुछ बोल रहे थे तुम लोग, तो अपन वो कर सकते हैं। यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया। हम बताएंगे ना बिना ग्राफ के, पहले वही तो बताया था, इससे पहले बगैर ग्राफ के ही तो बता रहा था, बगैर ग्राफ के ही तो बता रहा था पहले। ये इससे ही तो बताया था। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब प्रोडक्ट फेवर्ड है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आया तो उसमें लिखेंगे। टेस्ट में फुल केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, अगर लिखा हुआ है तो आएगा, क्या कर सकते हैं। लिखा हुआ है तो बिल्कुल आएगा, नहीं लिखा होता तो नहीं आता। बताओ भाई, डाउट्स ऑफ द रियल गैसेस कुछ था आपका इक्वेशन, आप बोल रहे थे ना उसमें गिवन था अपन को। इसका पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 का, और रियल गैसेस एक्सरसाइज 3 बोल रहा था ना अपन को। हाँ पार्ट 1 ठीक है, 1 मिनट बस मैं रियल गैसेस को निकाल देता हूँ। एक्सरसाइज 1 अपन ने कुछ भी नहीं किया था क्या उसमें? एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 तो अपन ने कर लिया था, या पार्ट 2 कोई एक पार्ट तो किया था, है ना? कोई एक पार्ट तो कर लिया था ना अपन ने। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 कंप्लीट हुआ था। अच्छा अच्छा, पार्ट 2 वाज डन, पार्ट 1 नहीं किया था अपन ने। क्वेश्चन नंबर 2 का बीसीडी, क्वेश्चन नंबर 36 और क्या है, P2 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2। ये एक्सरसाइज 1 कहां से आ गया? एक्सरसाइज 1 तो कर चुके ना अपन, आइडियल गैस। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1, 12 14 15 11 14 15, पार्ट 2 वाज डन, ठीक है। पार्ट 1 का 5 6, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 5 6, ठीक है। चलो फिर ठीक है, देखते हैं अपन है, एक मिनट देख लेते हैं। पार्ट 2 किया था अपन पार्ट 2। रियल गैस का शीट अलग है क्या, या उसी शीट में? नहीं, रियल गैस का शीट बोल रहे हैं ना अपन, ये आइडियल गैस बता रहे हैं, रियल गैस बता रहे हैं? आइडियल गैस ना, आइडियल गैस तो खत्म हो गया, रियल गैस ना। और रियल गैस में तो एक मिनट, रियल गैसेस के एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में देयर इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 5 6 है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बस। तो ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, 11 12 14 15? ये तो है ही नहीं।
मैक्सिमम इसमें 5-6 है बस। तो चलो पहले अपन यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। 2 में गिवन है अपन को मैच द फॉलोइंग है, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। अपन 2 में गिवन है हाइड्रोजन गैस 200 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। हाँ, तो हाइड्रोजन गैस के लिए Z का वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है ना। अपन ने जो ग्राफ पढ़ा हुआ था ऐसे हाइड्रोजन के लिए एट 273 प्रेशर वर्सेस Z का ग्राफ, तो अपन ने कहा था ना 273 पे तो 200 एटमॉस्फेयर में Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1, और फिर Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो उसमें P और S आ जाएगा, उसमें Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। हाइड्रोजन गैस P इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 273। फिर तो अपन कहेंगे इसमें ना R का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, इसमें तो इक्वल टू 1 आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें 273 पे 0 दे रखा है ना प्रेशर, तो Z का वैल्यू तो 1 आ जाएगा। सो Z इक्वल टू 1। फिर उसके बाद CO2 गैस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो CO2 होगा तो सभी गैसेस के लिए अपन ने ऐसे किया। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा तो भी अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो भी प्रेशर Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा। सो T इज इक्वल टू 273, तो सभी गैसेस के लिए 0 के बाद जो भी होता है वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है, तो अपन लिखेंगे Z विल बी लेस देन 1, मतलब नॉट इक्वल टू 1, तो P तो होगा। और अट्रैक्टिव फोर्सेस, और Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, ग्रेटर देन 1 होता है तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। सो आंसर विल बी PQ। और रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, अगर लार्ज मोलर वॉल्यूम होगा तो इट विल बिहेव एज आइडियल गैस, तो अपन बताएंगे विद लार्ज मोलर वॉल्यूम इट विल बिहेव एज आइडियल गैस, सो इट इज आइडियल गैस डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 3 में गिवन है अपन को फॉर अ वंडर वॉल a gas described by van der Waals equation, ठीक है, behave similar to an ideal gas in the limit of large molar volume, अभी बताया और पहले भी बताया था ग्राफ से, जब अपन ने एंड्रयू एक्सपेरिमेंट बताया था CO2 के लिए कि अगर लार्ज मोलर वॉल्यूम हो, वॉल्यूम का वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो गैसेस सभी कैसे बिहेव करेंगे, बॉयल्स लॉ जैसे ग्राफ बताएंगे, तो इट विल बिहेव एज आइडियल गैस, दैट इज करेक्ट। behave similar to ideal gas in the limit of large pressure, no, in the limit of large pressure na they will get liquefied, yeah, repulsive forces dominate, is characterized by van der Waals coefficient that are dependent on the identity of the gas but are independent of the temperature, that is correct। van der Waals equation में A और B independent of temperature होते हैं, and A और B is different for different gases, that will depend on the nature of gas, और वो van der Waals equation में ही पूछ रहा है, ऊपर लिखा गैस डिस्क्राइब्ड बाय van der Waals equation। D वाला ऑप्शन has the pressure that is lower than that the pressure exerted by the same gas behaving ideally, तो pressure of the same gas ना, van der Waals इक्वेशन में तो अट्रैक्शन की बात करेंगे, और अट्रैक्शन में क्या होता है कि प्रेशर उसका क्या लिखेंगे अपन, तो has the pressure lower than that the pressure exerted by the same gas, तो प्रेशर जो होता है ना आइडियल प्रेशर, van der Waals इक्वेशन में, so that will be equal to pressure real plus A upon B square, so this pressure is less than the pressure of ideal, that is also correct in van der Waals equation, उसने इक्वेशन के हिसाब से पूछा सारा कुछ, that is equation, that is 3 है। the term that correct फोर्थ नहीं पूछा किसी ने, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, काफी इजी होगा, अपन को गिवन है। फिफ्थ वाला पूछा है, फिफ्थ वाले में गिवन है अपन को फॉर 1 मोल ऑफ van der Waals गैस व्हेन B इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, V इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT, ऐसे होता है, तो PV विल बी इक्वल टू दैट इज RT प्लस माइनस A अपॉन V, so we get that PV minus that is PV upon RT will be equal to 1 minus A upon RT, Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। At 300 Kelvin, okay, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, PV वर्सेस 1 upon P का प्लॉट इज शोन बिलो,
कैलकुलेट द वंडरवॉल पैरामीटर्स फॉर दिस b इज इक्वल टू 0 है अपने के लिए, और वंडरवॉल पैरामीटर a कैलकुलेट करके बताना है अपन को। ठीक है भाई, अपन को pv गिवन है, ये लो pv गिवन है अपन को, ठीक है ना, और इसमें 1/v गिवन है अपन को, ये 1/v गिवन है अपन को। तो आप कैलकुलेट करो ना इससे RT से, क्या प्रॉब्लम है भाई, pv अपन को गिवन है और 1/RT गिवन है, 1/v गिवन है। तो अपन एक काम करते हैं, pv का चेंज देख लेते हैं, दैट इज, और RT का 1/v का चेंज देख लेते हैं, तो अपन को मिल जाएगा ना ऑप्शन। क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/v गिवन है और pv गिवन है अपन को एटमॉस्फेयर लीटर्स में, तो वी आर एबल टू टेल RT कितना होगा, है ना। तो बताओ भाई, दो इक्वेशन बना लेते हैं अपन, और एक का वैल्यू पूछा ना अपन से, तो बताएंगे ना अपन। 1/v इज 2 लीटर्स और 3 लीटर्स दोनों गिवन है अपन को। एक बार मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ लूं, उसमें अपन को गिवन है, एक मिनट, वो कह रहा है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस n का वैल्यू 1 है, ठीक है, वो तो अपन ने पहले एज्यूम किया। b इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है। द pv वर्सेस 1 upon v is given below, the value of control constant a is, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो अपन को गिवन है भाई 1/v भी गिवन है, तो 21.6 कोई भी ले लो, 21.6 ले लो, r ले लो, अपन को एटमॉस्फेयर लीटर गिवन है, ठीक है। सो 1/2 12 इंटू टी कितना हो जाएगा, 300 गिवन है ना, माइनस a अपॉन 1/v अपन को 2 गिवन है, तो कैलकुलेट करो ना, क्या प्रॉब्लम। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में गिवन है अपन को P माइनस V। अच्छा, इसमें ये फोर्सेस ये नेग्लेक्ट किया अपन ने, मतलब वेरी हाई प्रेशर रहा होगा, है ना। अगर वेरी हाई प्रेशर होगा तभी अपन उसे नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राफ का स्लोप निकालने से भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। सिक्स्थ वाले में अपन कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट वाले में ना, ठीक है। लास्ट वाले में अपन को गिवन है रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, राइट ना। 1 mole of monatomic real gas has PV is equal to ऐसे ना, so P into V minus B is equal to RT गिवन है। इसका मतलब है रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, क्योंकि B तो अपन तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वेरी हाई प्रेशर होगा। तो रिपल्सिव फोर्सेस अगर डोमिनेट करेंगे, डोमिनेट, है ना, अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो अपन लिखेंगे उस केस में, कहां पर है, ठीक है, कांस्टेंट B, द रिलेशन बिटवीन द इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एंड द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस विल बी, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो A और D तो हो नहीं सकते, क्योंकि A और D में तो अपन ने लिखा हुआ है भाई पोटेंशियल एनर्जी, ये जीरो ले रखा है आपने, ये पोटेंशियल एनर्जी अपन ने ले रखा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। आपको याद होगा कि अपन ने ना जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो एक ऐसे ग्राफ बनाया था, और अपन ने कहा था फ्री एटम का एनर्जी जीरो होता है, अगर उनमें अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, अगर उनमें अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इसमें तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट है ना, मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं हमेशा, तो इसमें अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ए और डी नहीं हो सकते। बी में कोई फोर्सेस नहीं है, उसमें तो हमेशा मतलब देयर इज नो फोर्सेस, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्शन बी वाले में, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ग्राफ सिर्फ ऊपर की तरफ बना हुआ है, एंड दैट इज रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, तो उसके लिए अपन सी बता देंगे, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 1 भी बताना है, बता रहा 1 भी बता ही दो, जब पूछ रहे हैं तो 1 भी चेक कर लेते हैं अपन। 1 में अपन को गिवन है फिगर डिस्प्लेस द प्लॉट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस P फॉर अ फ्यू गैसेस, ठीक है। तो इसमें ना मैं ऐसे कर लेता हूं, थर्ड वाला गैस तो आइडियल गैस है, फर्स्ट वाले गैस में रिपल्सिव फोर्सेस ऑलवेज डोमिनेट, सेकंड वाले में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट क्योंकि वो Z का वैल्यू लेस देन 1 है, और फोर्थ वाले में
इनिशियली पहले उसमें रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्सेस है, बाद में वो रिपल्सिव फोर्सेस हो जाएगा, राइट? तो आइडियल गैस के लिए सिर्फ थर्ड वाला ग्राफ जो है वही होगा, बाकी नहीं होंगे। तो अपन कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वन डर वाल गैस, attractive gas? Plot 1 applicable provided the van der Waal gases A is negligible. बिल्कुल भाई, Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ना, और Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्या कब होता है? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होता है, जब उसमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे, मतलब A अपॉन V स्क्वायर इज 0, तो P इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT होगा। इस केस में Z विल बी ग्रेटर देन 1, करेक्ट है। Plot 2 is applicable provided that the constant B is negligible. B is negligible मतलब लो प्रेशर की बात कर रहा है, क्योंकि B can only be calculated at high pressure, तो मैंने आपको बताया था। So B can only be calculated at high pressure, मतलब आप बात कर रहे हो लो प्रेशर की, और लो प्रेशर पर Z less than 1 होगा, then it is correct, second graph is correct. तो plot 3 is applicable, third वाला plot applicable provided the van der Waal constant A and B are negligible, that is ideal gas then. अगर A और B दोनों ही negligible होंगे तो it will behave as ideal gas, then that straight line graph will be for ideal gas, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा Z के वैल्यू में। D में हमको given है the plot 4 is applicable provided that the temperature of the gas is much higher than the critical temperature। नहीं, higher than the critical temperature होगा तो ग्राफ सिर्फ ऐसे होगा, क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसे होता है और बॉयल्स टेम्परेचर से नीचे ग्राफ ऐसे होता है। This is at critical temperature, this is at boils temperature, this is at right now below critical temperature। It is like this। तो वो तो कह रहा है कि मच हायर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, मच हायर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस जैसे होगा, फिर तो बिहेव करेगा। और अगर अपन को बताना ही है तो अपन बताएं कि भाई मच हायर देन क्रिटिकल टेम्परेचर है तो आइडियल गैस जैसे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, लेकिन ऐसे तो नहीं आएगा, कर्व नहीं आएगा ग्राफ। अगर अपन को आइडियल गैस का ग्राफ बनाना है इसमें, तो इससे 1, 3 और 4 हटा दो, सिर्फ 3 वाला ग्राफ बनाओ तो आइडियल गैस होगा, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा ना अपने आइडियल गैसेस में। ये आपका एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 अपन डिस्कस कर चुके थे ना, पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? आइडियल गैस का ग्राफ। नहीं, आइडियल गैस के ग्राफ में मतलब इट विल बी बी के जैसे दिखेगा। अगर 6 वाले क्वेश्चन में आइडियल गैस का ग्राफ बनाना है तो बी वाला हो जाएगा, उसमें नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी काइनेटिक एनर्जी ओनली, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बस वो जीरो नहीं लिखेंगे, थोड़ा ऊपर बनाएंगे लेकिन रहेगा स्ट्रेट लाइन, नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन। मतलब वी कैन राइट लाइक दिस, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। मतलब इसमें ये अपन ने पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिकॉज नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, सो बी वाला ग्राफ आइडियल गैस का ग्राफ होता अगर बी अपन से आइडियल गैस के बारे में पूछते तो। क्या? इफ द रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट देन द ग्राफ विल बी अबव जीरो। अबव जीरो मतलब हाँ बिल्कुल, इसमें ना बिल्कुल रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो नीचे की तरफ रहेगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। दैट इज अबाउट द ट्रू फॉल्स। तो हो गया ना अपना, बढ़ाया तो था एक दिन जिसमें आपको पढ़ाया था z ग्रेटर देन 1 आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू रियल वॉल्यूम, लाइक दैट वी हैव डन, राइट?
तो ये आपका रियल गैस हो गया ना। केमिकल इक्विलिब्रियम अपना बचा हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम ना, केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने एबीसी आपको पहले ही दिया हुआ था, तो अगर आप एबीसी एटलीस्ट पूछ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आइडियल गैस वापस समझाओ यार, ये आइडियल गैस वापस समझाने वाला पार्ट मत करो। बाकी सारे बच्चे कहेंगे सर आप बार बार मतलब एक ही चीज पढ़ाते रहते हो, क्योंकि ये पहले मेरे पास आ चुकी है बात, है ना। एक्सरसाइज 2 अपन डिस्कस करेंगे, बट आप पहले केमिकल इक्विलिब्रियम एबीसी पूछ लो मुझसे। एक्सरसाइज 2 के भी डाउट्स भी पूछ सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास पूरा नहीं, नेक्स्ट क्लास पूरा डाउट ही कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास पूरा ही डाउट कर लेंगे अपन। उसमें आइडियल गैस भी पूछ लेना, रियल गैस भी पूछ लेना, और वो भी पूछ लेना केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन थोड़ा पूछ लो ताकि मुझे लगे कि हाँ कुछ तो पढ़ लिया, आप कुछ तो सॉल्व किए, वरना मेरा चैप्टर खत्म हो गया, मुझे लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा तुम लोगों ने, मुझे भी नहीं पता और तुमको भी नहीं पता क्या पढ़े हो, कम से कम पता तो चले। एक मिनट। सो एक्सरसाइज 1 में C1 और D3 बताना है मुझे। एक्सरसाइज 1 का C1 D3 पार्ट 1। C1 D3 और B1, B1 C1 D3, ठीक है। फिर उसके बाद एक डाउट पूछा था, उसमें कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको थर्ड में, उसको भी देख लेंगे। पहले B1 चेक कर लेते हैं, अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B1 में क्या है, B1 में क्या, B1 में अपन को गिवन है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है मुझे, जिसमें मुझे गिवन है A इज एन इक्विलिब्रियम विद B, इसमें KF गिवन है, इसमें KB गिवन है, ठीक है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आर मोल्स पर लीटर, तो ये मुझे गिवन है A और ये मुझे गिवन है B। K1 and K2 are the rate constant for the forward and the backward reaction, तो ये KF के लिए K1 और K2 ऐसे गिवन है, ठीक है। Respectively, the equilibrium concentration is A minus X and B plus X, ये A minus X है, ये B plus X है, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन ऑफ X in terms of this one, तो लिखो ना Kc is equal to concentration of A upon concentration of B upon concentration of A, और Kc होता है Kf upon Kb, that is K1 upon K2, that is equal to concentration of A, concentration of B plus X divided by A plus X, A minus X। इसको X के टर्म में रीअरेंज कर लो ना, दैट इज योर आंसर, वही पूछ रहे हैं अपन से। तो इसको लिखो K1 into A minus X और K2 into B plus X, इसको X के लिए रीअरेंज कर लो, you'll get the आंसर। C1 पूछा है, और नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। C1 पूछा है मुझसे, दैट इज द गैसियस रिएक्शन, होमोजेनियस Kp इन द गैसियस रिएक्शन, ठीक है। तो अपन से गिवन है C1 में व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kp इन द रिएक्शन, CS2, ये गैसियस स्टेट है, 4H2 ये भी गैसियस स्टेट है, और इक्विलिब्रियम में है CH4 in the gaseous state and H2, twice of H2 in the gaseous state, H2S in the gaseous state। तो Kp of the reaction लिख लो आप, तो इसके लिए आ जाएगा पार्शियल प्रेशर P of CS2 और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ 4, नहीं ये तो अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, CH4 और H2S का 2 प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट ना। अभी क्वेश्चन इतना इजी है कि मैं सोच रहा हूँ कि भैया ये क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था, फिर भी पूछ रहे हो यार, क्या बताऊं। चलो ये लो, इसका एटमॉस्फेयर, इनको एटमॉस्फेयर लिख लो, प्रेशर को एटमॉस्फेयर इनटू एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर इनटू एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ 4, तो एटमॉस्फेयर पर एटमॉस्फेयर पे स्क्वायर लिख लेना, या डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है सॉरी इट वाज
मैं पार्ट 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। सॉरी, यू आर सॉल्विंग पार्ट 2, पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात भी सही है। तो तुम लोग तो पार्ट 1 पूछ रहे हो और मैं B1 बता भी चुका हूँ। चलो पार्ट 2 ही हो गया। अरे गलती होगी ना, अपना एक पूरा शीट को ढूंढना भी, ये ऑब्जेक्टिव देख लेने थे मुझे। एक्सरसाइज 1 का B1, ले भाई B1 हो गया। B1 चेक कर लेते हैं। B1 C1 D3. B1 is a reaction mixture SO3 SO2 and this is maintained in equilibrium of 10 liter flask. V मुझे given है 10 liter. उसके बाद given है equilibrium, है ना, at which Kc for the reaction this is given to me. मुझे Kc given है एक रिएक्शन का, ये रिएक्शन है। इसके लिए Kc मुझे 100 given है। At equilibrium, if number of moles of this and this are same in the flask. भाई पहले इसका Kc लिख लेता हूँ। Concentration of SO3 to the power of 2 divided by concentration of SO2 to the power of 2 into concentration of O2. ये मुझे 1/100 गिवन है। ए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, इन दोनों के मोल्स अगर सेम है तो अपने पास 1 मोल ऑफ 1/O2 आ जाएगा। और सेम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। लो भाई कॉन्सेंट्रेशन आ गया आपके पास, 10 लीटर है, आप मोल्स कैलकुलेट कर लेना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इजिकल टू कितना है, 1/100 मतलब हो गया O2 के कॉन्सेंट्रेशन हो गया 100, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml ले लेंगे अपन। लो भाई कॉन्सेंट्रेशन आपको 100 गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, वॉल्यूम को आप 10 लीटर को 10,000 लिख लेना है इसको। तो ये मुझे 100 गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 लिख देता हूँ। लो भाई ये ना क्या आपने बस, तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है। अब क्या पूछा था अपन से, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट ना, तो अपन बता देंगे। ये मोल्स पर लीटर वैसे बट बता भी देते मोल्स पर लीटर कितने। फिर अपन को गिवन है दैट इज बी वाला पार्ट। If number of moles of SO3 is twice of number of moles of SO2, then number of moles of this present. हाँ तो ठीक है, 1/100 है। B वाले में कह रहा है कि number of moles of SO3 is twice, ये twice है इससे, तो इसको 2x ले लेते हैं to the power of 2, डिवाइडेड बाय इसको x ले लेते हैं to the power of 2, मल्टीप्लाई बाय 1/O2 अपन को कैलकुलेट करना है। लो भैया आ गया अपने पास, तो 2 4 हो गया ना, x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर तो 4 टाइम हो जाएगा, जो इसमें आंसर आएगा उसको 4 टाइम बता दें आंसर। B1 के बाद C1 हो गया, C1 में चेक कर लेता हूं। B1 के बाद C1 की बात करेंगे तो we'll get that N is number of moles of each, N moles of each of H2O, H2 and O2 are mixed in a suitable temperature in the reaction, ठीक है। Twice of H2O, मेरे पास इक्विलिब्रियम में twice of H2 plus O2 होगा, है ना, H2 plus O2 होगा। अब ये कह रहे हैं कि सबके N मोल्स ले लो, तो इसके N मोल, इसके N मोल, इसके N मोल्स ले लेंगे, है ना, सभी के N मोल्स ले लो at a suitable temperature. If Y moles of H2 are dissociated, अच्छा तो अपन लिखेंगे Y moles of H2 are dissociated, N minus Y ले लो, Y moles dissociate हो रहे हैं तो इसके कितने Y moles बनेंगे, इसके Y/2 मोल्स बन जाएंगे, तो N plus Y हो जाएगा, N plus 2Y, ये हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा। तो अब क्या करना है, देन एंड P इज द टोटल प्रेशर इज P, मुझे ना इसमें टोटल प्रेशर P गिवन है, तो Kp बताओ क्या होगा, लिख देंगे Kp, क्या प्रॉब्लम है इसमें। Kp इज इक्वल टू होता है Kc इंटू RT, क्यों RT की जगह अपन ऐसे ले लेते हैं P बाय N टोटल टू द पावर ऑफ डेल्टा H,
डेल्टा एनजी तो 1 है, ऑल आर इन गैसियस स्टेट ना। हाँ ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। केसी क्या हो जाएगा, n प्लस वाई बाई 2 डिवाइडेड इंटू n प्लस वाई टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखे अपन, n माइनस वाई टू द पावर ऑफ 2 इंटू पी टोटल, तो पी गिवन है अपन को, और डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितना हो जाएंगे 3n, और इसमें 3n कैंसिल क्या हो जाएगा, ये दिस प्लस दिस, तो ये y को कैंसिल कर लेता हूँ, 3n ले लिया मैंने, तो प्लस y बाई 2। ये लो भाई, इसको अरेंज करके अपना आंसर आ जाएगा केपी ऑफ द रिएक्शन। फिर क्या था D3, तो काफी सारे क्वेश्चंस और आ गए। चलो कोई बात नहीं, सबने अपने क्वेश्चंस निकाले होंगे भाई, तो अपन फिर से ऊपर चलते हैं ना। A2 भी पूछ रहा है, A2 भी है, B3 भी है, C3 भी है। अरे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए अब तो। कोई बात नहीं, इसका मतलब सॉल्व कर रहे हैं। रुक जाओ, B1 तो मैंने लिखा था, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, B3 लिखना है मुझे, और कौन सा है B3 C3 C2 भी है, C2 C3 थे, A2 भी है और B3 है, B3 है और D3 भी है, D3 लिखा और C1, अच्छा ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सबने पार्ट 1 का C1 था, ठीक है। तो मैं A2 पे चलता हूँ, फिर A2 से शुरू कर लेते हैं अपन। A2 में क्या गिवन है अपन को, द एक्टिव मास ऑफ राइट ना 5.6 लीटर ऑफ O2। पता है एक्टिव मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मोल्स पर लीटर कैलकुलेट करना है। तो एक्टिव मास कैसे कैलकुलेट करें अपन, 5.6 लीटर को कैलकुलेट करते हैं ना अपन ऐसे, एक्टिव मास मतलब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट मोल्स पर लीटर। तो पहले अपन मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 होगा अपने पास 5.6 डिवाइडेड बाय एसटीपी है ना, लीटर 22.4, कितना है अपने पास 1/4.25। अब अपन को क्या बताना है, व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ द O2 एट एसटीपी कंडीशंस। तो 5.6 लीटर में अपन को ये बताना है, तो मोलारिटी बताना है अपन को। तो मोल्स अपने पास हैं, तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू 1/2 ना, 0.25 मोल्स है और 5.6 लीटर्स है, तो मोल्स इनटू यही तो मोलारिटी आएगा अपने पास। रुको भाई रुको 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 रुको, मोल्स तो 0.4 आ गया, द एक्टिव मास ऑफ मोल्स पर लीटर लेना आता है बस। 5.6 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी होगी ना अपने पास, 0.25 ही तो है मोल्स, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय मैं करूंगा 1000, दैट इज 1/4। कुछ और गिवन ही नहीं है अपने को। एक मिनट, सर वहाँ पे डिवाइड बाय 5.6 आएगा ना, इसमें हाँ सर करेंगे ना। मतलब मैं नंबर वही ऑफ सोच रहा मोल्स हूँ कि पर लीटर चाहिए ना अपन को, पर लीटर चाहिए तो अपन ने मोल्स तो कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करें, इसको 5.6 से डिवाइड कर दें क्या, क्योंकि 1.4 है ना, ये तो 5.6 लीटर है, तो इसको पर लीटर बनाने के लिए 5.6 से डिवाइड कर लें, मतलब ऐसे ना 1000, ये ना। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कैसे, मतलब उसको क्या 5.6 से गैस को डिवाइड कर दें क्या, उसको वॉल्यूम अज्यूम करके, क्योंकि हाँ O2 सर तो वो अपने पास गैस। 5.6 कट हो जाता है। हाँ
तो 1/22.4 आ जाएगा, है ना? ठीक है, Yes, sir. तो विल गेट दैट कि मोल्स पर लीटर चाहिए अपन को, तो पर लीटर में ना ये 5.6 लीटर था, तो उसमें मोल्स आ गया और अपन को मोलारिटी बताना था, तो मोलारिटी तो मोल्स पर लीटर होगा, तो वो बता देंगे अपन एक्टिव मास। तो 1 लीटर में जो भी अपने पास कॉन्सेंट्रेशन होगा उसी को अपन कहते हैं एक्टिव मास। दूसरा अपने पास है B3। अब एक मिनट रुक जाओ, B3 वाले में मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए था। फॉर द रिएक्शन अपने पास एक रिएक्शन गिवन है 3A इन इक्विलिब्रियम विद, नहीं 3A प्लस B है अपने पास, प्लस B इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ C ना, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर। Kc मुझे गिवन है इसका, दैट इज इक्वल टू 9। व्हाट मस्ट बी द कंसंट्रेशन ऑफ C if a mixture of 2 moles each exist in equilibrium state? ठीक है, exist in equilibrium state. So what will be the Kc मुझे गिवन है, what must be the concentration of each if we are given that, चलो Kc लिखते हैं अपन, so this will be exist, ये कितना कर रहा था अपने लिए, that is A is 2 moles each, ये 2 है, ये 2 है, तो Kc को लिखते हैं ना इसमें, ये लग रहा कि भाई Kc को लिखने के लिए we'll write that will be equal to concentration of C to the power of 2 divided by A to the power of 4 A to the power of 3 into B to the power of 1। तो ये तो अपने पास 1/9 है, ये अपने पास 2 to the power of 2 है, ये 2 to the power of 3 है और ये भी 2 है। तो अपन को चाहिए क्या है, अपन को चाहिए what must be the concentration of C if the mixture, if a mixture of 2 moles each exist at equilibrium, 2 moles each exist at equilibrium state। हाँ जी भाई, अपन क्या करेंगे, Kc मुझे गिवन है और 2 मोल्स ईच दे रहा है अपन को, क्या करें अपन, इसमें तो अपन को C भी गिवन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशंस भी गिवन है, तो क्या करें, तो अपन कहेंगे इसमें ऐसे कर लेते हैं, अपन को वॉल्यूम नहीं गिवन ना इसमें, नहीं वॉल्यूम मेंशन नहीं है तो पर लीटर ले लेंगे। तो फॉर अ गिवन मिक्सचर ऑफ दिस, इफ अ mixture of 2 moles each of A, B, C exist in equilibrium state, तो we'll write that if a mixture of 2 moles each of A, B, C, 2 moles each of A, B, C exist at equilibrium state, concentration of C मतलब मोल्स पर लीटर बताना है अपन को। सर हम वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं वी लेके। वॉल्यूम वी तो लेना ही पड़ेगा यार, मैं वही सोच रहा हूँ, वॉल्यूम वी तो ले लेंगे अपन, मान लो वी अपन ने ले भी लिया, वही सोच रहा हूँ मैं कि भाई 2/v, तो वी भी अपन को वैसे मेंशन नहीं है, ठीक है चलेगा, एक बार लेके देखते हैं, 2/b to the power of 3 और इनटू लिख लेता हूं मैं, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 2/v, तो मेरे पास आया इंटू वी स्क्वायर ना, वी टू द पावर ऑफ -1/2 या 1/v स्क्वायर ले लेता है, तो इससे वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करके अपन क्या करेंगे, ये वॉल्यूम से डिवाइड करके पर लीटर बना दिया अपन ने, हो गया कुछ, तो v विल बी इक्वल टू, ये तो कैंसिल कर लेते हैं, ये कितना बचेगा अपने पास, ये गया, ये गया, एक गया, 2 बचा, तो v विल बी इक्वल, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू अपने पास आया दैट इज 4/9, तब तो बड़ा अच्छा आ गया, दैट इज 2/3, तो वॉल्यूम आ गया, तो देयरफॉर concentration of C will be equal to 2/v is equal to 2/v ना, 2/v मतलब ये, तो ये तो कैंसिल हो गया, नहीं अपने पास कितना आया 2/v ना, हाँ सही तो आ रहा है 2/v, तो v अपने पास 2/3 आया, सो 2 तो इट विल बी, ये सही है ना, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना कैलकुलेशन में, मुझे नहीं लगता कहीं गड़बड़ किया मैंने, ये तो 2/3 आ रहा है, तो 2/v विल बी द कॉन्सेंट्रेशन, सही आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो मेरा आंसर तो 3 आ रहा है फिर।
सर वो 9 है सर, 1/9। कहाँ पर है 1/9? सर केसी 9 है। अरे यार, सर ऊपर समझ गया 4 into 9 है अपने पास, और गलती की मैंने, तो अपने पास 6 आया, 1/3 आंसर आ गया। ये आंसर आ रहा है अपने पास, वो 1/9 गलत हो गया मुझसे। 9 गिवन है, वो 1/9 नहीं था। B3 के बाद C2 गिवन है अपन को। C2 में क्या गिवन है? C2 में N2O4 है और डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है भाई। तो अपन क्या करते हैं, N2O4 को डिकम्पोज करते हैं। N2O4 अगर डिकम्पोज करता है ट्वाइस ऑफ NO2 में, तो द मोल्स ऑफ दिस आर 1 and 2 respectively at a total pressure of 9 atmosphere. So the moles of N2O4 and NO2 at equilibrium are, तो ये तो अपन को गिवन है 1 and 2 मोल्स ही गिवन है अपन को, और टोटल प्रेशर गिवन है अपन को, ठीक है। मोल्स गिवन है ना अपन को, तो अपन को केपी गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, तो केपी बताना है तो हो गया ना। केपी इज इक्वल टू केसी इंटू पी टोटल डिवाइड बाय टोटल मोल्स टू द पावर ऑफ डेल्टा एमजी। तो केपी कैलकुलेट करना है, तो केसी तो आ गया अपने पास 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, कितना गिवन है अपन को 9, 9 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स क्या होगा 3 होगा, डेल्टा एमजी 1 है। ये आंसर हो गया अपने लिए, दैट विल बी द आंसर ना, बताएंगे ना। तो ये तो C2 अच्छा तो नहीं था, C3 देखते हैं। C3 में अपन को गिवन है कि 1 मोल ईच ऑफ, मतलब N2 plus 3H2 gives you twice of NH3, ये अपन को गिवन है, ठीक है। अब इसमें गिवन है अपन को 1 moles vessel, find the